भारतीय रेल प्रतिदिन 22,000 से भी अधिक ट्रेन रेक का परिचालन करती है, जिसमें लगभग 13,000 से भी अधिक सवारी गाड़ियां और 9,200 से भी अधिक मालगाड़ियों का सुरक्षित संरक्षित परिचालन कर रही है। तो इस प्रकार इस सुरक्षित यात्रा में अभी जिस प्रकार ये ट्रेन रेक यात्रा के लिए प्रारंभ हो रहा है और यात्रा के दौरान यदि किसी कारणवश ये ट्रेन पार्टिंग जैसी संभावित भीषण विनाशकारी दुर्घटनाओं से दूर रहे। ट्रेन पार्टिंग क्या मतलब, जब हम ना चाहें और ट्रेन का यात्रा के मध्य मार्ग में और यात्रा प्रारंभ करते ही 2 या 2 से अधिक भागों में बंटना ट्रेन पार्टिंग है। फ्रेट स्टॉक में या किसी भी रोलिंग स्टॉक की ट्रेन रेक में ट्रेन पार्टिंग के कई संभावित कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार हमें उसका संभावित निदान करना होता है। यदि हम फ्रेट स्टॉक मालगाड़ियों की बात करें तो मालगाड़ी में ई टाइप सीबीसी से सुसज्जित होती हैं और मैकेनिकली इसका एक प्रमुख कारण इस ई टाइप सीबीसी, चाहे वो कपलर बॉडी हो या इसका नकल, ये देख रहे हैं ना आप, इसके नकल का फेलियर हो जाना, मेटेलिक फेल होना, क्रैक होना, टूटना एक बहुत प्रमुख कारण है। तो आइए हम अपने मेंटेनेंस प्रिवेंटिव में आरओएच पीओएच में किस प्रकार इसका टेस्टिंग करते हैं, जो कि इसकी यात्रा की सुरक्षा के लिए ज्यादा विश्वसनीय कार्य करे। उस टेस्टिंग का नाम है, जो आधुनिक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जो केवल उतारकर हम इसे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट एमपीटी करते हैं और जब ये सही हो तो पुनः यहाँ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में ये भी है, यदि सही है तो आरओएच में टेस्टिंग के बाद पुनः और पीएच के बाद यहाँ हम लगा लेते हैं और फिर पुनः एक सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करते हैं। आइए एमपीटी टेस्ट क्या है, ये कब कब किया जाता है, आरओएच और पीओएच में इसकी क्या भिन्नता है, टेस्ट करने की क्या रिकॉर्ड है, इसको समझें। अभी आपने जो ऊपर एक वीडियो में ट्रेन पार्टिंग, एक मालगाड़ी के ट्रेन पार्टिंग की घटना को देखा और समझा कि इसके कितने भयानक दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये जान माल और रेल की एक बहुत विनाशकारी दुर्घटना को जन्म दे सकता है। ये क्यों हुई? ट्रेन पार्टिंग का मैकेनिकली मुख्य कारण आपने देखा, नकल का वो टूटा हुआ टुकड़ा, नकल का ये पीस फटीग के कारण
स्ट्रेस के कारण या लोड के कारण ये फेल हो गया, क्रैक हो गया, टूट गया। और विशेषकर प्रत्येक रोलिंग स्टॉक, चाहे वो लोको हो, कोच हो या वैगन हो, उसमें ट्रेन पार्टिंग का एक प्रमुख कारण, और मैकेनिकल तो 90% कारण मालगाड़ियों में सीबीसी के कपलर का, कपलर इज द वीकेस्ट पार्ट या लिंक ऑफ द सीबीसी, तो उसके कारण ट्रेन पार्टिंग जैसी विनाशकारी दुर्घटनाएं समय समय पर होती रहती हैं या हो सकती हैं। तो इन सब दुर्घटनाओं को कम से कम करने के लिए ट्रेन पार्टिंग ना हो और इसका सीबीसी का कपलर बॉडी, योक, कोई भी पार्ट सीबीसी असेंबली का चलते समय इन रूट यात्रा के दौरान विखंड ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, टूट ना जाए और वो परमानेंट फेल होकर एक दुर्घटना को जन्म ना दे, इसके लिए आरडीएसओ ने 27 नवंबर 2024 को एक पत्र प्रत्येक जोनल रेलवे को रेलवे बोर्ड के माध्यम से भेजा कि हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आए उस पत्र की तरफ। ये पत्र है 27 नवंबर 2024 को, ये आरडीएसओ के द्वारा रेलवे बोर्ड को लिखा गया। ये रेलवे बोर्ड तो आरडी से एक ही चीज है। तो उसमें इन्होंने बताया कि मस्ट चेंज आइटम ऑफ सीबीसी आरओएच और पीओएच में 10-10 या 10 से ज्यादा मस्ट चेंज आइटम होते हैं। मस्ट चेंज का मतलब वो आइटम जो चाहे आपने कल ही लगाए हो, लेकिन यदि वैगन का आरओएच पीएच हो रहा है तो आपको 100% रिप्लेस करना, ठीक है ना। वो आपने पढ़ा था, वो 10 आइटम है जिसमें विभिन्न प्रकार के एयर ब्रेक के फिल्टर हैं, एम्यूवासरे हैं, स्ट्राइकर कास्टिंग वियर प्लेट है, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें इन्होंने कहा कि क्योंकि नकल, कपलर बॉडी नकल पर हमेशा विभिन्न प्रकार के फोर्स, तनाव, स्ट्रेस हमेशा रहता है। भाई वो ट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकते हैं, ब्रेकिंग फोर्स भी हो सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस हमेशा कपलर बॉडी पे रनिंग के समय रहते हैं। नकल, कपलर बॉडी, योक सब पे रहते हैं। तो उसमें इन्होंने एक दिशा निर्देशन दिया कि पीएच के समय तो इन तीनों पर, कपलर बॉडी पर, योक और नकल, तीनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और आरओएच के समय, जब आरओएच कहाँ होता है, ये तो 4.5 साल बाद या 6 साल बाद होगा पीएच, जैसा आपके पास तालिका है। और आरओएच प्रत्येक वैगन में 18 माह, एक औसत 18 माह है। नए वैगन का पहला आरओएच भले 24 में हो, लेकिन जब भी ओपन लाइन में आरओएच डिपो पर हो, फ्रेट डिपो पर, तो नकल का जो क्रिटिकल एरिया है, इसमें नकल पर विशेष प्रधानता दी गई है, क्योंकि वहां योग तो नहीं खुलता, डिस्कपल आप नहीं करते, कपलर बॉडी को नहीं हटाते योग पिन से। तो कपलर और नकल, कपलर बॉडी और कपलर बॉडी का नकल, ये 100% आपको एमपीटी करना है। ये एमपीटी क्या है और किस प्रकार करना है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रेल आरडीएसओ और रेलवे बोर्ड के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देशन है 27 नवंबर 2024। ये आप सबको मानना है जहां जहां भी आरोप हो रहा है। तो एमपीटी क्या है? एमपीटी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किसे कहते हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वो टेस्टिंग है जिसमें हम पदार्थ को, किसी पार्ट्स को, किसी भी मटेरियल के पीस को, सब असेंबली को बिना तोड़ फोड़ किए, बिना किसी प्रकार का सैंपल टेस्टिंग के लिए हुए, किसी प्रकार का आप उसका कोई डिस्ट्रैक्शन परमानेंट नहीं करते, तोड़ फोड़ नहीं करते इसमें।
और उसके बाद यदि वो ठीक है, जैसे नकल ठीक हो गया, तो उसी चीज को पुनः आप ज्यादा ऑथेंटिसिटी से, ज्यादा एक्यूरेसी से, ज्यादा विश्वसनीयता से प्रयोग में ले सकते हैं। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। ये इसके प्रमुख उदाहरण कौन से? एक तो विजुअल टेस्टिंग, भाई आंख से आप किसी चीज को देख लीजिए तो आपको पता लग, क्रैक है यदि नकल में 6.5 mm से ज्यादा, आप उसको वैसे रिजेक्ट कर दीजिए। या ठीक है आंख से, तो फिर आप टेस्ट कीजिए। दूसरा लिक्विड पेनिट्रेटिंग टेस्ट, डीपीटी क्या था, डाई पेनिट्रेटिंग टेस्ट क्या था, जो 3 बोतलों से आप करते थे, उसमें लिक्विड पेनिट्रेट। अब एक है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, जिसको एमटीबी बोलते हैं, एमपीटी भी बोलते हैं। जो भी आपने देखा एमपीटी, एमपीआई और एमटी, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन या मैग्नेटिक टेस्टिंग, 3 नामों से ये पुकारा जाता है, जिसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। एक अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ये कौन सी टेस्टिंग है? जो आप एक्सेल का आरओएच के समय व्हील टर्निंग से पूर्व जिस एक्सेल का आप, ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। एक्सेल जब पास ठीक हो जाता है इसमें, ओके, आप उसी एक्सेल को यूज करते हैं। एंड रेडियोग्राफी टेस्टिंग, मटेरियल की एक टेस्टिंग रेडियोग्राफी भी है। तो ये सब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। और इसी में है एमपीटी, तो स्कोप ड्यूरिंग आरओएच ऑफ वैगन। तो मैंने जैसे बताया कि सीबीसी का नकल और कपलर बॉडी और योग, ये हमेशा टेंसाइल या ब्रेकिंग फोर्स, ट्रैक्शन फोर्स, हमेशा फोर्स में ही रहते हैं। जर्क बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस पे फटीग और लगातार इसके वर्किंग अवस्था में टेंशन में रहने से वियर और टियर और फटीग के कारण इसमें सरफेस पर और इनर सरफेस पर, मतलब इसके अंदर भी ब्लो होल खुल सकते हैं, क्रैक डेवलप हो सकते हैं। और यदि आरओएच में आपने बिना इसको इंश्योर किए आगे भेज दिया, तो जिस प्रकार की आपने उस वीडियो में दुर्घटना देखी थी, तो वो होने की प्रोबेबिलिटी 99% होगी। तो ठीक है, तो आरडीएसओ ने हर जोनल रेलवे को कहा कि जो हिस्सा आपको दिख रहा है और जो आपको इजी रिमूव कर सकते हैं, तो इजी रिमूवल में ये नक्कल है, इसको आप रिमूव कीजिए। अपना जो भी आपने लेबोरेटरी छोटी बना रखी है, स्टैंड बना रखा, उसको आप टेस्ट कीजिए, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग कीजिए और इंश्योर कीजिए कि ये परफेक्ट है। अब आइए कि मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन या टेस्ट, जितनी हम बातें इतनी देर में हमने की, ये क्या होता है। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट को समझने से पूर्व, करने से पूर्व यदि आप इसको सिद्धांत को समझ लेंगे, तो निश्चित ही आप बहुत अच्छा इसको एप्लीकेशन कर रेलवे को दुर्घटना रहित करने में या ट्रेन पार्टिंग की घटनाओं को मिनिमम करने, जीरो करने की तरफ बढ़ेंगे। इसका सिद्धांत क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल है कि किसी भी फेरस, एमपीटी किसका होगा? जो आयरन या आयरन पार्टिकल, माइल्ड स्टील या जितने भी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं, फेरस पदार्थ हैं, उसकी क्या विशेषता होती है कि जब हम इसमें किसी भी फेरस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। या इसमें हम एक परमानेंट मैग्नेट, जो कहां से होगा अभी हम पढ़ेंगे, इसके परमानेंट मैग्नेटिक यॉक होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉक इस प्रकार के होते हैं, जो 220 वोल्ट की आप बिजली देंगे तो फौरन ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और यहां से फिर वेव पास होंगी। यदि ये सही है तो बिल्कुल समानांतर पैरेलल ये चलती रहेंगी, सर्किट को पूरा करेंगी। अब इस दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं ये नॉर्थ साउथ है, ये करंट इस प्रकार में, जैसे ही हमने फील्ड लगाई, ये मैग्नेट यहां रखा, तो ये मैग्नेटिक पाथ बना और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है
इसमें प्रवाहित होने लगा। जहां पर भी ये लीकेज होगा, सरफेस पर ऊपर या सब सरफेस जो 6 mm नीचे तक होती है, कई जगह 6.2 mm भी लिखी है, लेकिन मोटा मोटा मनमान लगाए 6 mm नीचे यदि क्रैक है तो टेस्टिंग में जैसे भी यहाँ ये क्रैक होगा, ये नए पोल बन जाएंगे और ये फ्लक्स लीकेज होगा, डिस्टर्ब होगा, इसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। अब अगले चित्र में देखिए किस प्रकार, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर लगाएं, इसमें बिजली का करंट पास करें, लेकिन जो चीज हमने टेस्ट करने उस पर आप बिजली का करंट तो पास नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हमें बार बार छूना भी है, इसलिए ये वाला मेथड यहाँ प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या परमानेंट मैग्नेट रख लें आप, ये परमानेंट मैग्नेट भी है, ठीक है ना, तो उसकी जगह आप लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक। ये एसी या डीसी होते हैं, इसमें एक बटन होता है, एसी की तरफ कर दीजिए तो एसी में काम करेगा, डीसी की तरफ कर दीजिए तो डीसी में काम करेगा। ये इसकी सप्लाई है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप इस जाओ, जो भी आपको संभावित क्रिटिकल एरियाज हैं नकल के, चाहे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसमें आप इसको लगाएंगे। फिर इसका एक मेथड है, जहां भी ये क्रैक होगा तो मैग्नेटिक, क्या आप गीला या पाउडर इसमें डालेंगे, इस जो छिद्रों में भर जाएगा और थोड़ी देर में बिल्कुल आप नेकेड आई से इसको साफ साफ देखेंगे। इस प्रकार आपको बहुत ही शीघ्रता से आप इस प्रयोग को, इस एग्जामिनेशन को, इस इंस्पेक्शन को कर सकते हैं। ये इसका सिद्धांत है। जहां भी मैग्नेटिक फ्लक्स लीक होगा वहां पे नया मैग्नेट बन जाएगा, पोल बनेंगे, और बीच में जिस धुरी पर ये जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स को, और जहां अट्रैक्ट करके अंदर गए तो वो आपको कैविटी दिख जाएगी, ठीक है। अब आए, इसके फायदे क्या हैं। आप डीपीटीबी कर रहे थे, और भी कई टेस्ट हैं, अल्ट्रासोनिक भी कर सकते थे, तो इसी के क्या फायदे हुए। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सरफेस पर देख रहे ना, ऊपर या सरफेस के नीचे, या तो यहां हो या 6 mm नीचे तक, इसके डिफेक्ट को बड़ी आसानी से आपको बड़ा इनलार्ज रूप में दिखा सकता है, पहली बात। दूसरा, जिस प्रकार किसी चीज को करने से पहले आपको अल्ट्रासोनिक टेस्ट में आपको तरह तरह के उस पे क्या लगाने पड़ते हैं, जेल लगाने पड़ते हैं। पहले साफ करो, फिर जेल लगाओ, फिर पाथ बनाओ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली आप क्लीनर डालिए, या आप डस्टर से भी बड़ी मजबूती से उसको साफ कर लेंगे, थोड़ा रगड़ के साफ कर लेंगे उसको अच्छी तरह से, अच्छा फ्रैक्शन देंगे तो वो अपने आप ही वो रिमूव हो जाएगा। और बहुत लंबा चौड़ा काम भी ये नहीं है, मिनट का काम है, ठीक है, 2 3 4 5 मिनट, 5 मिनट भी ज्यादा है। ए फास्ट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंडिकेशन एंड विजिबल डायरेक्ट। देखो इंस्पेक्शन का और कैसे इंडिकेशन मिलेगा, और बहुत ही आसानी से आप केवल नेत्रों से ही इसको, आपको ना इसके लिए कोई माइक्रोस्कोप लगाना है, ना कोई लेंस लगाना है, सिंपली आपके पास रोशनी होगी तो आप देख लेंगे, ठीक है ना। और बहुत कॉस्टली भी है। आप इसकी जो 3 बोतल और एक योग की सहायता से बहुत ही कम कॉस्ट पे आप कई नकल प्रतिदिन कर सकते हो, और बड़ा ही स्ट्रिक्ट मेथड है, ठीक है ना। और दूसरा, इट इज वेरी पोर्टेबल इंस्पेक्शन। इसमें यह भी बात है, माना आपका एग्जामिनेशन का लोड आपको आज यहां नहीं मिला, और आपके पास नकल 10 दूर ले जाने हैं, और माना आपके पास नकल नहीं आ पाए, तो आप वहीं वैगन के ऊपर जाकर भी इस टेस्ट को कर सकते हो। भाई परमानेंट मैग्नेट हो या 220 की वोल्ट की सप्लाई हो, कहीं भी आप कर सकते हैं। तो योग यदि परमानेंट है तब तो आप कहीं भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो भी आप कहीं जहां भी सिंपली सप्लाई हो आपके लिए, वहां से आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो इतने फायदे हैं इसके। अब आइए देखें कि किसी भी इंस्पेक्शन को, एग्जामिनेशन को, मेंटेनेंस को करने के लिए एक टूल किट की
एक इक्विपमेंट किट की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसमें भी इस एमपीटी टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग को भारतीय रेल के आरओएच या SS1 आईओएच में भी सीबीसी हर जगह है। थोड़ा सा डिफरेंस है उसकी क्रिटिकल उसमें, लेकिन अभी हम वैगन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये समान रूप से ये किट सभी पर लागू होगी, चाहे आप एलएचबी का करें, वैगन का करें या आप लोकोमोटिव का करें, तो ये किट सबके लिए एक समान रूप से उपयोगी है और मस्ट है। तो आइए, जिस क्रम में ये लगने हैं, अप्लाई होने हैं, उसी क्रम में मैंने इसको बताने का प्रयास किया। सबसे पहले क्लीनर शैल बी अप्लाइड टू द सरफेस बीइंग चेक्ड। जिस भी आपको सरफेस को करना है, इसको करना है, इसको करना है, अभी आप देखेंगे उस पर इसको अप्लाई करें और थोड़ा सा कपड़े से बिल्कुल साफ कर रहे हैं। 2, 3, 4, 5 मिनट का काम है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा जो नकल नहीं होता। हॉरिजॉन्टल करना तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल करना तो व्हाइट नॉन एक्वस स्प्रे डेवलपर। नॉन एक्वस मतलब स्प्रे, इसको स्नो व्हाइट कंट्रास्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, डेवलपर या कंट्रास्ट। ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये सारी पैराफिरी को इस प्रकार कर देता है कि एक तो एक समान लेवल आपको जब स्नो व्हाइट बिल्कुल बर्फ जैसा सफेद दिखेगा, तो आयरन पार्टिकल, मैग्नेटिक पार्टिकल क्या होते हैं? भूरे काले रंग के, तो वो बहुत दूर से ही आपको क्रैक नजर आए। व्हाइट कंट्रास्ट, व्हाइट कंट्रास्ट इसमें लिखा है WC। पहले ये लगाना है, सेकंड वन ये लगाना है, समझ गए आप। तीसरा महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक AC DC योग, मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिकल का। जैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई हुई, जहां पे आपने व्हाइट कंट्रास्ट छिड़क दिया, पेनिट्रेट कर उस पर लेयर बिछा दी, वो सूख गया, उसके कुछ ही मिनटों बाद आपने इसको इलेक्ट्रिक से लेके जिस हॉरिजॉन्टल, या जैसे हम इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहें इस तरह आपने इस पे लगा दिया, करंट दे दिया। AC या DC वो मैं बताऊंगा AC कब, अधिकतर हम AC करंट का ही प्रयोग अभी कर रहे हैं। ये लगाने के बाद आपने ड्राई या वेट पाउडर मैग्नेटिक पार्टिकल उसमें डाल दिया। पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड बना ली स्ट्रॉन्ग। ये चेक भी करना है, पाई गेज होता है, ये पाई गेज ये बताता है कि इसके बीच प्रॉपर मैग्नेट है या नहीं, मैग्नेटिज्म बन गया है, प्रॉपर फ्लक्स बन गया है, और इसकी दिशा क्या है। ये 3 चीज बार बार आप इस पाई गेज से भी चेक करेंगे बीच बीच में। ये किसको चेक करेगा? ये आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक AC DC योग की एफिशिएंसी को बताएगा। इसके बाद आपने मैग्नेटिक इंक भी बोलते हैं, कई वेट मैग्नेटिक पाउडर बोल देते हैं पार्टिकल्स, ये इस जगह छिड़क देने हैं। जैसे ही आप छिड़केंगे तो क्या होगा, जहां भी क्रैक होगा ये फौरन बताएगा। अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली जब करेंगे, ठीक है ना। लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स की क्या जरूरत है? मतलब जहां आप करें इतना पर्याप्त प्रकाश हो कि आप अपनी आंखों से हर चीज बहुत ही क्लीन दिखे, इसलिए ये भी बताना जरूरी है। ऐसे नहीं आपने मेज ऐसी जगह लगा दी जहां रोशनी कम है और पता ही नहीं लग रहा कि उसमें कौन सी धारी है और कौन सा व्हाइट कंट्रास्ट के ऊपर क्या डेवलप हुआ। क्लोथ क्यों है भैया? इसको सफाई करनी है। और एक इंडस्ट्रियल ग्रेड रूलर और टेप जो उस क्रैक की लंबाई को नापेगा, ये कैलिब्रेटेड हो तो बहुत अच्छा। इस प्रकार आपने जाना एक मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग किट में कितनी चीजों का होना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक AC DC योग के बारे में बात कर रहे थे, आप कंफ्यूज होंगे। देखिए इसमें जैसे आप AC की तरफ इसके बटन को करेंगे तो AC में काम करेगा। AC का जो करंट होता है वो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, आपको पता ही है ना, उसके ग्राफ बनते हैं। तो ये सरफेस के क्रैक, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन नहीं होता इसका, क्योंकि इसमें ग्राफ बनते हैं, अप डाउन के
ग्राफ बनते हैं, ठीक है ना। फ्लक्चुएटिंग नेचर होता है, लेकिन डीसी एक परमानेंट नेचर होता है, परमानेंट करंट होता है, तो इसका स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन होता है। जब आपको सब सरफेस के नीचे, यदि आपको डाउट है तो बहुत नीचे भी है, तब आप डीसी का प्रयोग करें। दूसरा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात, एसी डीसी एक जगह क्यों रखे हैं कि जब आप किसी भी नकल को मैग्नेटाइज कर देंगे और वो ठीक है तो उसको डीमैग्नेटाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिज्म का कुछ ना कुछ हिस्सा रह जाएगा। तो वो वेव को खत्म करने के लिए यदि आपने एसी पे किया है तो एसी थोड़ी देर के लिए इसको बंद करके दोबारा डीसी पे इसको कर देंगे, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो पहले वाले मैग्नेटिज्म को डीमैग्नेटाइज कर देगा। ये सबसे सरल, सिद्ध और सबसे विश्वसनीय तरीका है मैग्नेटाइज किए हुए नकल को या किसी भी पार्ट को टेस्टिंग में ओके है तो प्रयोग होने के बाद डीमैग्नेटाइज कर दें, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक के गुण रहेंगे तो कई चीजें होंगी। वेल्डिंग के समय परेशानी कर देगा कभी, या किसी और वर्किंग में भी आपको परेशानी कर सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, तीसरा और महत्वपूर्ण, जो इसका थ्योरी का एक महत्वपूर्ण, कौन करेगा इस एमपीटी टेस्ट को? बेहतर यह है कि जो अमेरिकन सोसाइटी IS 13805 के अनुसार, यहां आप कुछ लोगों को, अपने गैंग के 1-2 लोगों को वहां के ट्रेनर से ट्रेन कराएं, वहां ट्रेनिंग दे दें, 1 दिन 2 दिन जो भी है, और जब उस सोसाइटी से वो लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो उन्हीं लोगों से मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग कराना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो बहुत ही बेहतर, विश्वसनीय और एक अच्छे तरीके से, स्टैंडर्ड मानक तरीके से करेंगे तो रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छे और विश्वसनीय होंगे। अब इसका डॉक्यूमेंटेशन कब तक होना चाहिए? कम से कम RDSO ने कहा है कि 3 साल तक आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए। मतलब एक ROH में हो गया तो दूसरे ROH तक ये आपके पास बिल्कुल रखा हुआ होना। 18 दूनी 36, तो 3 वर्ष तक आपको इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड कैसे रखेंगे मैं आगे चल के बताता हूं। अब आइए, अभी तक आपने सिद्धांतिक रूप से एमपीटी क्या है, ये किस प्रकार के मटेरियल का होता है, ये कब कब होता है, यदि कोई पार्ट सर्विस में चल रहा है या कोई नया उत्पादन, कोई नई कास्टिंग, नई फोर्जिंग, कोई भी चीज हो, इसके लिए ये एक बहुत ही सस्ता, बहुत ही सरल, बहुत ही कम समय, बहुत ही कम लागत में और बहुत ही कम समय में बहुत स्पष्ट रिजल्ट देता है, ठीक है ना। सरफेस पर और सरफेस से नीचे 6 mm तक भी बहुत ही इजी हम इसको टेस्ट को कर सकते हैं रिजल्ट पर। तो ये करना कैसे है? तो इसमें चाहे वो किसी का भी एमपीटी हो रहा हो, चाहे रेलवे के सर्विसेबल रोलिंग स्टॉक के IOH, POH, ROH, SS1, SS2, SS3 या किसी भी अन्य प्रोडक्शन यूनिट में, इसमें मैंने बताया था किट एक समान रहती है। आपने देखी थी ना वो 5-6 किट, जो पार्टिकल 3 बोतल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक योग। तो इसी प्रकार इसका करने का भी जो बेसिक जो प्रोसीजर है वो सब में एक समान है। इसमें 5 स्टेप हैं। कंपोनेंट प्री क्लीनिंग, ये अभी आप इस फिल्म में देखेंगे। इसके जस्ट बाद अप्लाइंग द व्हाइट कंट्रास्ट ऑन द प्रपोज या प्री क्लीनिंग, सबसे पहले उस जिस पार्ट्स को नकल को करना उसकी क्लीनिंग कीजिए, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, वो भी हम देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो व्हाइट कंट्रास्ट, कुछ जगह इसको स्नो व्हाइट कंट्रास्ट भी बोलते हैं, कुछ जगह डेवलपर भी बोल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक या परमानेंट योक
उस पे आप अप्लाई कीजिए, उसमें फील्ड बनाइए पूरा मैग्नेटिक का, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड। और एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मीडिया, वो ड्राई पाउडर या इंक चौथे नंबर पे ये है, उसको आप देखें। और इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल इंडिकेशन, उसके बाद पांचवें उसमें आपको वो रिजल्ट मिलेगा। यदि क्रैक है तो क्रैक बहुत महीन बाल जैसा है, या बड़ा बहुत स्पष्टता से आपको क्षण भर में बिल्कुल आपके नेत्रों से पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, बस ये दिखाई देगा। आइए एक केमिकल लैब में, एक लोको सेट में हमने इस चीज को किस प्रकार किया, कैसे इसके क्लीनिंग, ये पांचवें स्टेप है, इसको आप देखिए। इस प्रकार अब थ्योरी के पश्चात एमपीटी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट या एमआई, जो भी आप इस नाम से जाने, भौतिक रूप से आपको किस प्रकार इसे करना है इसको हम समझे। आपको बताया था ना, प्रोडक्शन के बाद या सर्विस में चलने वाले भारतीय रेल में जो लोकोमोटिव, कोच और वैगन, जब सर्विस के बाद आरओएच, पीओएच इत्यादि में आते हैं तो इस टेस्ट को करना जरूरी है, क्योंकि फटीग के ओवरलोड के कारण उसमें एक डिस्ट्रक्शन होना असंभव है। तो इन क्रैक को जो सतह, सरफेस या सरफेस से 6 mm नीचे सब सरफेस पर आंतरिक रूप से कोई क्रैक हो तो किस प्रकार हमें इसको डिटेक्ट करना है, वो सर्विसेबल मटेरियल हमने ले लिया। जैसे कोई ये पार्ट्स हमने लिया सिद्धांत के रूप से, और सबसे पहले ये जो क्लीनर है इसको इस पे पेनिट्रेट करें और क्लीन करें, जिससे कि ये ऑयल, डस्ट और पेंट इत्यादि से मुक्त हो जाए। थोड़ी देर इसको सूखने के लिए छोड़ दें, या आपने क्लीनर से इसको क्लीन कर लिया। उसके पश्चात जो सरफेस जहां प्रोबेबिलिटी क्रैक की बहुत ज्यादा हो सकती है, तो आपने इस स्नो व्हाइट कंट्रास्ट को इस पर पेनिट्रेट करके कुछ मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ऐसा क्यों किया आपने? ये बेस इस प्रकार बन जाए इतना सफेद कि जब तीसरा और इंपॉर्टेंट वेट मैग्नेटिक पार्टिकल या ड्राई मैग्नेटिक पार्टिकल अब आप उस पे देंगे, पेनिट्रेट करेंगे, तो वो स्पष्ट से काले रंग की लकीर आपको दिख जाए। इससे पूर्व आपने इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या परमानेंट मैग्नेटिक आपने किसके लिए किया कि बेस इस प्रकार बन जाए कि जब हम इसे मैग्नेट पार्टिकल करेंगे, इसको मैग्नेटाइज करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग या परमानेंट योग को इस पर स्थापित कर देंगे। ठीक है ना? तो ये अब संपूर्ण मैग्नेटाइज हो गया। अब जब हम तीसरा और महत्वपूर्ण ये वेट मैग्नेटिक पार्टिकल है, इस पर हम पेनिट्रेट करेंगे, तो थोड़े ही समय के पश्चात आपने देखा जो सतह आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, उस पर इतना बड़ा क्रैक इसके सरफेस पे ही आपको दिख गया, और एक बहुत बड़ा संभावित फेलियर, एक्सीडेंट, दुर्घटना जो आरओएच, पीओएच, एसएस1 के बाद यदि ये सीबीसी या कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट चला जाता तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार आपने फेरस और उसके अवयव पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के योग के द्वारा, और ये तीन क्लीनर, स्नो व्हाइट कंट्रास्ट और वेट मैग्नेट पार्टिकल से किस प्रकार बड़ी आसानी, बहुत कम समय और बहुत ही मितव्यय से बिना इसको डिस्ट्रॉय, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, किस प्रकार करके आप संभावित दुर्घटना को रोक सकते हैं, आपने समझा। अब जैसा कि आपने इस पिक्चर में एक लैब में देखा कि किस प्रकार हम एमपीटी
टेस्ट को करेंगे। अब आइए, आरओएच के समय हमें कपलर का यदि कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट करनी है तो सबसे पहले देखना है, यदि कपलर बॉडी में कोई विजिबल क्रैक है और वो 6.3 mm से ज्यादा, फिर तो आपको करना ही नहीं है, वो तो सीधा ही रिजेक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद कपलर बॉडी पर कोई विजिबल क्रैक नहीं है और आपको जो क्रिटिकल एरिया आरडीएसओ के लेटर में भी देखेंगे उस पे आपको करना ही करना है, यदि क्रैक है या नहीं दिख रहा। ठीक है। और इसमें एसी योग करना किस किस जगह है, जो क्रिटिकल एरिया जो माउंट किए गए हैं। ठीक है। ये सब वो लोकेशन है। अभी हम इस पे भी बढ़ रहे हैं, थोड़ा आपको पहले हम ये बताएं कि करना क्या है। इलेक्ट्रिक योग कौन सा आपने यूज करना है, ऐसा पावरफुल योग होना चाहिए, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, कि वो एसी लिफ्टिंग पावर से 4.5 kg के फेरोमैग्नेटिक के पीस को आराम से उठा ले अपनी मैग्नेटिक पावर से। तो इस प्रकार का आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग होना चाहिए। बाकी क्लीनिंग वगैरह इसमें वही है, सबसे पहले क्लीन करेंगे योग को, क्योंकि वो सर्विसेबल नकल को या नकल के क्रिटिकल एरिया को, क्योंकि वो सर्विसेबल हैं, इसलिए किसी भी ग्रीस से, ऑयल से या कोई पेंट के धब्बे से, कोई डस्ट से उसको हमें बिल्कुल क्लीन कर देना है, इसलिए क्लीनर की जरूरत है। ठीक है। डेवलपर लगाएंगे, डेवलपर लगाने के बाद उस आपको योग के करंट से उसमें फील्ड बनाएंगे और फिर उसमें ड्राई मैग्नेटिक या वेट मैग्नेटिक पार्टिकल को पेनिट्रेट करेंगे और उसके बाद आपको ये दिख जाएगा कि क्रैक कहाँ है, जो अभी हमने आपको देखा, अभी आपने देखा है इस फिल्म में। तो आए आगे बढ़े। उसके बाद और क्या है कि कपलर में नकल में एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दो तरह के टेस्ट होंगे, क्योंकि दोनों दिशाओं में जो मैग्नेटिक पार्टिकल है, हॉरिजॉन्टली जब आपने योग को अप्लाइड किया तो वो हॉरिजॉन्टल क्रैक को ही बताएगा, इसलिए आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों दिशाओं में इसको करना पड़ेगा। और उसके बाद ये सारे पार्टिकल्स जो आपने डाले हैं, यदि वो ठीक है, उसको आपको इंस्पेक्शन एरिया को क्लीन करना पड़ेगा और उसके बाद इसको डीमैग्नेटाइज भी करना पड़ेगा यदि वो सही है। ठीक है। तो इन सब चीजों को आपने करना है और उसके बाद 3 साल तक मैंने क्या बताया, एक रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। डिपो पर किस प्रकार रिकॉर्ड कीपिंग होनी है, साथ में आरडीएसओ ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, वो आप इसको देखेंगे। ये देखिए, डिपो पे आरओएच के दौरान असेंबली में आपको नकल का मेक, कंटूर गेज, उसकी गेजिंग, कंटूर उसका मतलब परिधि के, उसके आकार के गेज वगैरह चेक करेंगे। सारे गेजों से चेक करते हुए लास्ट में लिखा है एमपीटी ऑफ नकल डन। वो कहता है यस यस यस, यदि कोई इसमें रिजेक्ट हो जाता है तो उसका फिर वर्ड, इसका सारा विवरण होगा। तो नकल के नेम, मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके अंत तक डिपो पर ये काम करने बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ये साइन है सारे इसमें। तो नकल के इतने टेस्ट आरओएच में होते हैं, ये हमने आपको अपने डिपो का बताया है। और यदि कोई नकल फेल हो रहा है और नहीं भी हो रहा तो फॉर्मेट फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एमपीटी और नकल इन आरओएच डिपो, किसी भी आरओएच डिपो पर आरडीएसओ के पत्रांक 27 नवंबर 2024 नंबर, इसके रेफरेंस में नेम ऑफ आरओएच डिपो, जो भी डिपो है, ठीक है, नकल का मैन्युफैक्चरिंग पार्टिकल कौन से मेक का नकल, मेकर उसका बिल्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद यदि फेल्ड है, पास है तो ओके, ब्रीफ पर्टिकुलर। यदि फेल है, यदि ये ओके है तो फिर तो कुछ नहीं। यदि ये फेल हो गया, क्रैक मिल गया, तो फिर फेलियर का पूरा पार्टिकल, ये भी देखना है कि ये वारंटी में है, नहीं तो वारंटी क्लेम करेंगे थ्रू प्रॉपर जो अपने पोर्टल के थ्रू।
ठीक है ना, और सिग्नेचर ऑफ कंसर्ट जिसने भी ये किया है। मैंने बताया था ना कि अमेरिकन सोसाइटी 13802 के अनुसार जो लोग इसको ट्रेंड हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो, जेई हो, एसएससी हो, पहले वो ट्रेंड हो, फिर वो दूसरे को ट्रेंड करें और उसके बाद उन्हीं के सिग्नेचर इस पे होने चाहिए। तो इस प्रकार आपने समझा कि कौन से परफॉर्मे भरने हैं। अब आए आरडीएसओ ने ये क्लियर किया है कि आरओएच के दौरान वैगन का एमपीटी टेस्ट जो है, वैगन के सीबीसी का आरओएच में नकल के वो क्रिटिकल एरियाज जो हैं उनको विशेष रूप से देखा जाएगा। अब ये देखिए, हॉरिजेंटल पोजीशन, ये बेंच पे ले गए आप नकल को और हॉरिजेंटली देखिए इस पे सारा स्प्रे है, इस पे किया है, इस पे योक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसके बाद इस पे डेवलपर डालेंगे, फिर उसके बाद मैग्नेटिक डालेंगे और ये दिखाई देगा यदि क्रैक होगा एक इस दिशा में, दूसरा आप देखिए ये कहीं भी आप इसमें हॉरिजेंटली कहीं लगा देंगे बीच में इस प्रकार, तो जो भी क्रैक इस दिशा में है, क्योंकि मैग्नेटिक पोल एनएस ये है, तो इस प्रकार ये इस चीज को चेक करेगा। ठीक है ना, ये वो क्रिटिकल एरियाज, ठीक है, ये क्रिटिकल एरियाज हैं जिसपे ये किया जाना है। ये सब आरडीएसओ ने दिशा निर्देशित। अब आप इसको एक बार फिजिकली आप नकल के बाद कपलर बॉडी में भी, कपलर कंपोनेंट में भी जो कंपोनेंट आपको लगेगा, ये तीन चीज आप कहां चेक कर सकते हैं, ये आप आरओएच डिपो पे भी कपलर बॉडी के इस हिस्से को चेक कर सकते हैं, ये स्ट्रेसफुल होता है। बाकी ये योक वाला हिस्सा आप कहां चेक करेंगे, जहां पीओएच हो रहा होगा, जब आपको निकालना है तब ये सब चीजें होंगी। ये सब आरडीएसओ के दिशा निर्देश देखिए, हॉरिजेंटल फिर वर्टिकल, हर दिशा में जो लाल रंग है ये इसका स्ट्रेस, जो क्रिटिकल स्ट्रेस एरिया है, जहां पे हमेशा ज्यादा से ज्यादा फोर्स आते हैं, इसको दिखाने का प्रयास किया है। कपलर बॉडी का ये जो हिस्सा है, इसमें आप उस पर लगे लगे भी टेस्ट कर सकते हैं। बाकी अंदर का हिस्सा है, ये हिस्सा कब होगा, जब आपका पीओएच हो रहा होगा। ये योग का सारा काम आपने पीओएच की वर्किंग में करना है। योग बॉडी, कपलर बॉडी, योग और नकल, ये आपको तीनों चीजें पीओएच में मस्ट करनी है, और आरओएच में नकल मस्ट है। ये सब पीओएच में होंगे। ये सब चीजें आपने कर ली आरओएच में, नकल, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, और कपलर बॉडी का वो हिस्सा जो भारी आप रूप देख सकते हैं, जो लगा हुआ हिस्सा आप देख सकते हैं, उसको आपने कर लिया। और योग कपलर बॉडी का कंप्लीट, और नकल ये आप पीओएच में करेंगे। उसका सब कुछ करने के बाद माना ये सब ठीक ठाक है, योग भी ठीक है, नकल भी ठीक है, और कपलर बॉडी भी ठीक है, तो उसके बाद आपको डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा, यदि डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ तो जब भी आप कोई गेजिंग इसमें गेज करेंगे, किसी और चीज का प्रयोग करेंगे, तो उसमें थोड़ा ये डिस्टरबेंस दिखाएगा। वेल्डिंग के समय डिफरेंट है, इसमें मैग्नेटिक गुण थोड़ा बहुत रह जाएगा। तो जो इस दिशा में मैग्नेटाइज है, जब आप इसका या तो पोलरिटी बदल दें, यदि एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप कर रहे थे तो डीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप कर दें, तो फौरन इसका डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और ये जो इसमें ये बन रहा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखिए इसमें खत्म हो गया। तो इसको भी करना बहुत जरूरी है ताकि एक सेफ वर्किंग हो। वर्कशॉप में क्या करना है, नेम ऑफ वर्कशॉप, वहां डिपो था, यहां वर्कशॉप है। नेम ऑफ कपलर कंपोनेंट, इसका मैन्युफैक्चरिंग फेल है तो क्या है, कपलर बॉडी है, कपलर बॉडी का
नकल का तो सब जगह एक होगा, क्योंकि ये कपलर बॉडी कंपोनेंट है। उसके बाद ये क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग, ये डिपो का था, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो डिपो का थोड़ा वर्कशॉप से अलग है। ये आप समझ रहे हैं ना, आरओएच डिपो, ये सीधा वर्कशॉप पीयूएच। और इसके बाद आप इन सब चीजों को करने के बाद देखिए हमारे डिपो पर, तुगलकाबाद डिपो पर, जो भारतीय रेल का एक प्रतिष्ठित नाम है, वहां किस प्रकार हम आरओएच में एमपीटी टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर रहे हैं, इसको आप एक लाइव चित्र के अनुसार समझिए। इस वीडियो में देखें टीकेटी में किस प्रकार हो रहा है। करने के लिए हमारे पास एक योग है जो कि मैग्नेट फील्ड जनरेट करता है। ये मैग्नेट योग है। मैग्नेट योग का ये जो सॉफ्ट मटेरियल का जो योग है, इसको हम किस प्रकार लगाएंगे। और दूसरा हमारे पास जो नकल है, नकल का हम वो पार्ट चेक करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बियरनेस और ज़्यादा से ज़्यादा क्रैक आता है, तो हमें उसकी क्रैकनेस को चेक करना है। हमें इसका जो सब लेयर है उसके अंदर के डिफेक्ट को चेक करना है कि जो सब लेयर है उसमें कोई क्रैक तो नहीं आ गया, और हमें देखना है कि जो ऊपर का लेयर है या इसमें कोई क्रैक तो नहीं है। तो ये है आपका ऊपर का लेयर, ऊपरी लेयर, और एक होता है नीचे जो हमारे पास सब लेयर होती है। तो लगभग में आपका 6 mm तक के डेप्थ के क्रैक को इसको इससे चेक किया जाता है। तो हम चेक कैसे करते हैं, ये देखो, ये योग है मैग्नेटिक योग। मैग्नेटिक योग से पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक व्हाइट कॉन्ट्रास्ट लगाया जाता है। ये व्हाइट कॉन्ट्रास्ट है। व्हाइट कॉन्ट्रास्ट क्या करता है कि जब हम इस व्हाइट कॉन्ट्रास्ट को इसके ऊपर लगाएंगे तो हमें उस क्रैक की विजुअलिटी प्रॉपर पता चलेगी कि इसके अंदर कोई क्रैक तो नहीं है। और दूसरा हमारे पास एक ये वाला स्प्रे है, ये आपका मैग्नेटिक इंक है। जो मैग्नेटिक इंक है, जब हम इसको इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इसके अंदर क्रैक आया है उसके अंदर ये प्रॉपर पेनिट्रेट होगा, अंदर तक जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इसके अंदर क्रैक है। तो हम कैसे इसके अंदर लगाएंगे, सबसे पहले हमने इसको चेक किया, इसको हिलाने के बाद हमने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया है। ये है व्हाइट कॉन्ट्रास्ट। व्हाइट कॉन्ट्रास्ट से हमें विजुअलिटी प्रॉपर पता चलती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले इसका इनर पार्ट चेक करते हैं कि इसमें कोई क्रैक तो नहीं है। तो इसके योग को हम इस प्रकार रखेंगे। इस प्रकार रखने के बाद हमारे पास देखो, इसमें एसी और डीसी दोनों है कि हमें मैग्नेटाइज कैसे करना है। तो हम लोग इसको मैग्नेटाइज करेंगे। मैग्नेटाइज किस प्रकार किया जाएगा, देखो यहाँ पर एक बटन है, मैं इसको प्रॉपर रखने के बाद इस बटन को पुश करूंगा और ये मैग्नेटाइज हो रहा है। देखो ये अभी मैग्नेटाइज किया जा रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पर मैग्नेटिक इंक को स्प्रे करेंगे। मैग्नेटिक इंक को इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। देखो इससे हमें पता चलेगा कि अगर इसके अंदर कोई क्रैक है, इसके सब लेयर के ऊपर या उसके लेयर के ऊपर अगर कोई क्रैक है, ऊपरी सरफेस या सब सरफेस के ऊपर, तो हमें प्रॉपर पता चल जाएगा। देखो इस तरीके से इसको मैग्नेटाइज किया जाता है और इसके अंदर हम लोग मैग्नेट इंक डालकर अगर कोई क्रैक होगा तो हमें प्रॉपर पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखो, एक सरफेस मैंने चेक कर लिया, इसमें कोई क्रैक नहीं है। अगर क्रैक होता तो हमें प्रॉपर दिखता। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ये वाला जो नोज पार्ट है इसके ऊपर इस मैग्नेट ब्रीथ को रखकर और मैं इसको भी मैग्नेटाइज करूंगा। देखो इस प्रकार इसको मैग्नेटाइज करके, अगर मान लो कि इनके बीच में मैग्नेट फील्ड जो बन रही है, अगर इसमें कोई क्रैक होगा इसके ऊपरी लेयर पे और इसके सब लेयर के ऊपर, सब सरफेस के ऊपर, तो ये प्रॉपर हमें इसके ऊपर मैं इस तरीके के मैग्नेट इंक डालकर पता कर सकता हूं कि इसके अंदर कोई क्रैक तो नहीं है। देखो इसमें कोई क्रैक नहीं है। अगर क्रैक होता तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ जनरेट हो रहा है, बन रहा है, यहाँ पर कोई क्रैक नहीं है। ठीक है। और तीसरा एक इस नकल का जो सरफेस चेक करना है, तीसरा पॉइंट ये है, इस तरीके से रख के मैं इस साइड में इसको मैग्नेटाइज कर रहा हूँ। देखो अगर इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे अगर कोई क्रैक होगा तो हमें प्रॉपर पता चल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैग्नेटाइज किया जाता है और इसके क्रैक को पता किया जा सकता है कि इसके अंदर कोई क्रैक है या नहीं है। अब आपने देखा कितनी सुगमता से इस चित्र में आपने देखा, कुछ ही मिनटों में हम कपलर का, सीबीसी कपलर का आरओएच में वर्टिकली, हॉरिजेंटली और डायगोनली किस प्रकार हम सरफेस या सब सरफेस से 6.2 mm तक भी क्रैक को बड़ी आसानी से, बड़ी विश्वसनीयता से ढूंढ सकते हैं, या ढूंढ नहीं पाए वो सही है तो फिर उसको प्रयोग में ला सकते हैं। अब आए, प्रत्येक चीज के दो पक्ष होते हैं, उसमें कुछ कमियां भी होती हैं,
तो इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसमें सीमाएं हैं, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक सिस्टम की। इसमें कैन नॉट इंस्पेक्ट नॉन फेरस मटेरियल, ये केवल मैंने बताया ना फेरस मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट गुजरने के बाद अपने को मैग्नेटाइज कर ले या मैग्नेटिक फील्ड पाकर अपने को मैग्नेटिज्म प्राप्त कर ले, केवल ये उन्हीं का ही हो सकता है, ठीक है ना। ये तो पहले ही बताया जा चुका है। इंस्पेक्शन अब बहुत बड़ा, कोई आधा मीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 1.5 फीट, 2 फीट बड़ा, यदि पार्ट्स है तो इसको करना एक साथ इसमें संभव नहीं है। आपने देखा था इलेक्ट्रिक योग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग की एक लिमिट है, 8 इंच, 6 इंच, ज्यादा जो है अपने 1 फीट यदि आप एडजस्टेबल भी कर ले तो ये 6 इंच 8 इंच तक ही बहुत बढ़िया कर सकता है। सम पार्ट में भी रिक्वायर, कुछ पार्ट में यदि बहुत ज्यादा पेंटिंग है, बहुत ज्यादा स्प्रे पेंट है, बहुत ज्यादा कोटिंग है, तो उसको करना उतनी विश्वसनीयता, जब तक आप उसको पूरा ना हटा दें, ये कोई श्रम आसान काम नहीं है, और उसमें उसकी क्वालिटी को भी डाउन हो सकती है। लिमिटेड सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी डिटेक्शन, एक छोटी सी सरफेस पे पता कर सकते हैं हम पोस्ट क्लीनिंग। सब सरफेस मतलब 6 mm से नीचे कहीं 10 mm पे है, 20 mm मोटी रॉड है, कोई पार्ट है तो उसके नीचे 6 mm तक ही कर सकता है। आप दोनों तरफ से कर ले, लेकिन बीच का हिस्सा कुछ डाउटफुल रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद इसको साफ करना, डीमैग्नेटाइज करना भी बहुत जरूरी है। कहीं आप भूल गए तो मैग्नेटिज्म की जो क्वालिटी उसमें रह जाएगी, वो आपको वेल्डिंग के समय, गेजिंग के समय और कभी जब भी आप कोई मेंटेनेंस चेकिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको एक असुविधा दे सकता है। तो इस प्रकार आपने भारतीय रेल के फ्रेट स्टॉक में वैगन में होने वाली मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग को, एमपीटी, एमपीआई या मैग्नेटिक टेस्टिंग को, आरडीएसओ के पत्रांक संख्या इसके अनुसार समझा और व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप से इसको जाना। ये ध्यान रखिए, यदि आपके डिपो पर किसी का बीआरएन का, कैसनफ का, बीएलसी के भी दूसरे एंड पे, एक एंड पे बीएलसी में भी दोनों सीबीसी होते हैं ना, अब तो बीएलसीएस में सब तरफ सीबीसी है, तो जहां भी ये सीबीसी में नकल की असेंबली है तो आप इसको मस्ट चेंज आइटम की तरह इसको आरओएच में इसका एमपीटी टेस्ट जरूर कीजिए। ये जो भी आपको पढ़ाया गया, जो सूचनाएं दी गई, ये आरडीएसओ के पत्रांक मैनुअल के अनुसार ही दी गई हैं। इसका केवल आपको हमने एक मात्र तकनीकी ज्ञान की सहायता के लिए दिया है। इसका किसी इंक्वायरी में, किसी भी संस्थान में कोई तकनीकी रूप को आप जो है कानूनन रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। और इसमें कुछ हमने विभिन्न स्रोतों की सहायता ली है, यूट्यूब से भी, तो वो मात्र शिक्षा के लिए, इसका कोई व्यवसायिक लाभ किसी को भी नहीं है। आशा है आप इन चीजों को प्रयोग करके भारतीय रेल को ट्रेन पार्टिंग के न्यूनतम करने में मदद करेंगे। धन्यवाद।